सब्जेक्ट है। कैथरीन वेल्सी की जो बुक है ना, इसके अंदर इसने दिखाया है कि व्हाट इज द क्रिटिकल प्रैक्टिस। क्रिटिकल प्रैक्टिस एक्चुअली देखें, अभी तक हमने, मैं आपको पोएम्स की बात करते हैं हम कि हमने क्या किया कि जब भी आप टेक्स्ट पढ़ते हैं तो टेक्स्ट पढ़ने के लिए क्या ज़रूरी होता है, ऑथर की बियोग्राफी जानना ज़रूरी होता है, उसका मूड जानना ज़रूरी होता है, उसका इर्द गिर्द के सर्कमस्टांसेस कैसे थे, वो क्या यूरोपियन राइटर था, वो उसके इर्द गिर्द क्या वॉर का सिनेरियो था या नहीं था, ये सारी चीज़ें जानना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम ये चीज़ नहीं पढ़ते फॉर एग्जाम्पल और हम डायरेक्टली टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कैथरीन बेल्सी का ये जो क्रिटिकल प्रैक्टिस है, इसमें एक्चुअली हम उसी टेक्स्ट की बात करेंगे कि टेक्स्ट को हम कैसे उसका एनालिसिस करते हैं, व्हाट आर द क्रिटिकल प्रैक्टिसेस। पुरानी जो ट्रेडिशनल वेज थे ऑफ परसीविंग द टेक्स्ट, वो क्या था, उस टेक्स्ट के थ्रू कौन सी थेरीज थी जो बताई जा रही थी, रादर वो रियलिज्म था, वो ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग था, वो क्या था, ये सारी चीजें। उसमें रीडर्स रेस्पॉन्स थ्योरी भी एक हमने पढ़ी थी कि जी रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी ये होती है, एक तो टेक्स्ट होता है जिस माइंड से, टेक्स्ट जो है एक वो माइंड होता है जिसने वो टेक्स्ट लिखा होता है, यानी कि राइटर ने टेक्स्ट लिखा, ठीक है, और रीडर ने टेक्स्ट पढ़ा, उसने क्या परसीव किया। तो इट मीन्स के थ्रू टेक्स्ट राइटर और रीडर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, लेकिन हो सकता है राइटर ने जिस वे में लिखा हो रीडर उस तरह से परसीव ना कर पाया हो, या रीडर ने जो परसीव किया हो वो राइटर ने वैसे ना लिखा हो। ठीक है, तो बेसिकली आपका वो जो टेक्स्ट होता है ना, उसको हम किस तरीके से क्रिटिकली एवेलुएट करते हैं, उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, उसको परसीव कैसे करते हैं, what were the traditional ways of thinking and what are the modern ways of thinking, ये सारी चीजें जो है हम इस कैथरीन बेल्सी में देखेंगे। कैथरीन बेल्सी के बारे में बेटा आप लोगों को बताती चलूं, नेक्स्ट स्लाइड है। Catherine Balsey is a British literary critic, visiting professor of English at the University of Derby, Fellow of English Association, Fellow of Learned Society of Wales। ठीक है, कैथरीन बेल्सी जो है वो एक ब्रिटिश लिटरेरी क्रिटिक थी, जो कि एक विजिटिंग प्रोफेसर थी इंग्लिश की एट यूनिवर्सिटी ऑफ डर्बी, फेलो ऑफ इंग्लिश एसोसिएशन थी, फेलो ऑफ लर्न सोसाइटी ऑफ वेल्स थी। हर वर्क क्रिटिकल प्रैक्टिस 1980 में ये किताब लिखी गई, एन इन्फ्लुएंशियल पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट टेक्स्ट सजेस्ट न्यू डायरेक्शन फॉर लिटरेरी स्टडीज। उसका ये जो वर्क था क्रिटिकल प्रैक्टिस, वो एक इन्फ्लुएंशियल पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट टेक्स्ट था जो कि न्यू डायरेक्शन फॉर लिटरेरी स्टडीज जो है वो बताता है कि न्यू डायरेक्शंस क्या है इन लिटरेरी स्टडीज की, स्टडीज, ठीक है, कि हम किस तरीके से ये जो लिटरेरी वर्क्स हैं उनको स्टडी कैसे करते हैं, उनको परसीव कैसे करते हैं, राइटर कैसे लिखता है, जनरेशंस उसको कैसे परसीव करते हैं, what were the thinking of the what were the perceptions of tradition way of thinking, या हम मतलब उनके ट्रेडिशनल जो लोग हैं उनका वो कैसे परसीव करते हैं। देखिए टेक्स्ट ही है ना, बाज लोग उसको और तरह से ले जाते हैं, बाज लोग उसको कुछ और तरह से सोचते हैं। also wrote about effect of romance novels on modern society। उसने अपनी किताब में ये जो रोमांस नॉवेल्स हैं उसका जो मॉडर्न सोसाइटी के ऊपर एक इफेक्ट हुआ, उसने उसके बारे में भी हमें बताया। उसके बाद उसने क्रिटिसाइज द ट्रेडिशनल वेज ऑफ क्रिटिसिज्म, उसने वो जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ क्रिटिसिज्म थे उसको क्रिटिसाइज किया था, मेड अ साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ टेक्निक्स एंड स्टाइल्स ऑफ द लास्ट सेंचुरी। और उसने साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ टेक्निक जो है वो जो है बनाया था, और उसने स्टाइल ऑफ लास्ट सेंचुरी जो है उसके ऊपर बात की थी। अदर मेजर वर्क्स इंक्लूड्स डिजायर, लव स्टोरीज इन वेस्टर्न कल्चर, ठीक है, और उसके बाकी जो कुछ है जिसमें उसका एक जो वर्क था, ये उसकी बुक का नाम है डिजायर, लव स्टोरीज इन वेस्टर्न कल्चर, जो कि 1980 में उसने लिखी। फिर उसकी जो सेकंड बुक है दैट इज शेक्सपियर एंड द लॉस ऑफ ईडन,
the construction of family values in early modern culture. Taken from critical practice, Balsi attempts to explain the process by which a text constructs reader as its subject. अच्छा, अब यहाँ पे देखें बेल्सी ने क्या किया, उसने एक कोशिश की कि वो एक्सप्लेन करे उस प्रोसेस को जिसके कैसे एक जो टेक्स्ट है वो कंस्ट्रक्ट करता है रीडर को एज इट सब्जेक्ट। ठीक है, वो कैसे उसके अपने रीडर को वो जो टेक्स्ट है वो कैसे कंस्ट्रक्ट करता है एज इट सब्जेक्ट। ठीक है, वो उसने वो प्रोसेस सारा एक्सप्लेन किया। शी वर्क फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, उसने जनरल से स्पेसिफिक यानी कि एक जनरल रीडर पॉइंट ऑफ व्यू था, एक जनरल क्रिटिकल व्यू पॉइंट था, और उसने उस चीज को स्पेसिफाई किया, उसको स्पेसिफिक कर दिया। इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लेकेंस मिरर इमेज। इसको सेसॉर्स पढ़ते हैं या इसको बेटा देखिएगा जरा, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है शेयर कीजिएगा। सेसॉर्स लैंग्वेज एज अ सिस्टम एंड अल्थुजर्स ideology. She draws on Althusser's concept of ideology to explain how a reader is fixed in a particular ideological position within a text. अच्छा, उसने जो है ना एक अटेंशन ड्रॉ की ऑन Althusser's concept of ideology, जिसमें उसने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से एक रीडर जो होता है वो फिक्स्ड ही रहता है इन अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजिकल, कि उसने इसी वे में सोचना है विद इन अ टेक्स्ट। एक टेक्स्ट को हम उसी वे में लेके सोच रहे होते हैं जैसे हमारा अपना सोचने का तरीका होता है। सिल्विया प्लाथ में जाके स्टूडेंट क्यों फंस जाते हैं? बिकॉज वो उसी ट्रेडिशनल वे से सोच रहे होते हैं, या एक ऐसी किताब आ जाए जो कि थोड़ी सी रियलिटी बेस्ड होती है तो बेटा हम उस टेक्स्ट में आके फंस जाते हैं। द रीजन इज दैट हम आदी हो गए हैं उन रोमांटिक स्टोरीज के, उन लव स्टोरीज के, कि अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हमारे सामने रखा जाता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं। द रीजन इज दैट टेक्स्ट मुश्किल नहीं होता, हमारा जो सोचने का तरीका होता है ना बेटा वो फिक्स्ड होता है। हम उस सोच के तरीके से बाहर निकल के सोचना चाह ही नहीं रहे होते। इस वजह से फिर जब सिल्विया प्लाथ आती है वो भी मुश्किल लगने लग जाती है, फिर मॉडर्न नॉवेल्स आपके सामने रखे होते हैं वो भी मुश्किल लगने लग जाते हैं। जब मैं आपको मॉडर्न नॉवेल्स मैंने पढ़ाना शुरू किए थे और आपको मॉडर्न लिटरेचर मैंने स्टार्ट की थी, मैंने आपको कहा था पहले इनकी थियरीज पढ़ लें कि किस थियरी के ऊपर लिखे हुए, नहीं तो ये आपको समझ नहीं आने। स्पेशली आपके नॉवेल्स जो थे वो कहने को सिर्फ 4 थे, लेकिन आप अंदाजा करें कि वो कौन सी थियरीज के ऊपर लिखे हुए थे। अगर मैं आपको उन थियरीज का नहीं बताती, वो सिंबॉलिक नॉवेल्स थे, आपको उन नॉवेल्स की समझ नहीं आनी थी, ना ही आप उसका पेपर अटेम्प्ट कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से जब हम कोई किताब पढ़ते हैं, मैं इसी वजह से बार बार स्टूडेंट्स को कहती थी बेटा ये क्लासिकल से बिल्कुल हट के आपकी मॉडर्न लिटरेचर, इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके अंदर थियरीज हैं, और हर थियरी के ऊपर एक ड्रामा, एक स्टोरी लिखी गई है। अगर आपको उस थियरी का नहीं पता, आपको उस क्रिटिकल प्रैक्टिस का नहीं पता, यू कैन नेवर एवर हैंडल दीज क्वेश्चंस, ऐसे ही कहती थी। तो क्यों? सिर्फ इस वजह से कि हर इंसान का एक ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग होता है, उसका फिक्स्ड माइंड होता है। उस माइंड से हटा के स्टूडेंट को लेके एक दूसरी थ्योरी के ऊपर लेके आना, उसके लिए बेटा वो बहुत जरूरी था कि मैं आपको वो रीडर्स रिस्पॉन्स थ्योरी पढ़ाती या डिफरेंट थियरीज पढ़ाती कि बेटा इसके अंदर ऐसा होगा, और ड्रामा के अंदर, नॉवल के अंदर या स्टोरी के अंदर ये सारी चीजें आएंगी। तो इस वजह से ये याद रखिएगा कि कौन सी थियरी है और किस थियरी के ऊपर पूरा नॉवल लिखा हुआ है। याद है टू द लाइट हाउस किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाया गया था? फिर आप लोगों को थिंग्स फॉल अपार्ट और हार्ट ऑफ डार्कनेस कैसे पढ़ाया गया था? इसी वजह से कि वो नहीं समझ आना था अगर आप उसको नहीं देखते। फिर हमने उसके अंदर एक और चीज भी पढ़ी थी हार्ट ऑफ द डार्कनेस में, कि स्टोरी विद इन द स्टोरी था। व्हाट इज द फर्स्ट नैरेटिव एंड सेकंड नैरेटिव, उसके अंदर कितने नैरेटर्स थे? ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या थी
सिर्फ एक फिक्स्ड, ये जो है ना पर्टिकुलर आइडियोलॉजिकल पोजीशन विद इन अ फिक्स्ड, ये रीडर इज फिक्स्ड इन अ पर्टिकुलर, आप लोगों को इस आइडियोलॉजिकल पोजीशन से निकालने के लिए आपको ये बताया गया था कि बेटा अभी इस ड्रामा के अंदर, इस नॉवल के अंदर ये चीज आने वाली है, सो कीप दिस इन माइंड एंड देन रीड द स्टोरी, फिर आपको समझ आएगी, नहीं तो नहीं आनी। ठीक है, तो दैट इज द वे। उसके बाद उसने नेक्स्ट बात क्या की थी, हाउ अ रीडर इज कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ सब्जेक्ट बाय अ टेक्स्ट, कि रीडर किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होता है एज अ सब्जेक्ट बाय अ टेक्स्ट, एक सब्जेक्ट बाय अ टेक्स्ट। ठीक है, कि रीडर जो है वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट, मतलब इज कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ बाय अ टेक्स्ट, कि किस तरह से वो कॉन्स्टिट्यूट होता है बाय अ सब्जेक्ट। ठीक है, उसके सब्जेक्ट मैटर के साथ वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट होता है, या उसको किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट करता है उस सब्जेक्ट मैटर को। एनालिसिस Lacan's theory of mirror image as a formative of the eye। ठीक है, और एनालिसिस जो है उसने बताया Lacan's theory of mirror image as formative of the eye। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन आई। ठीक है, स्टोरी किस बेस पे लिखी गई थी, मिरर इमेज क्या था उसका, एडिंग इनसाइड इनटू द रेजिस्टेंस एंड डिजायर, और उसके अंदर एडिंग इनसाइट्स इनटू रेजिस्टेंस एंड डिजायर, और उसने उसके अंदर ऐड की, यानी कि उसने एक इनसाइट दी अबाउट द रेजिस्टेंस एंड डिजायर, एक्सप्लेन्स about the complementary relationship between a reader and a text on lines of subjectivity, जिसको हमने रीडर्स रिस्पॉन्स थ्योरी बोला था। उसने ये कैथरीन वेल्सी ने ही बताई थी जनाब, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के ऊपर कैथरीन वेल्सी ने भी बात की। ठीक है, आपको पढ़ाई थी मैंने रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। तो उसने ये कहा था कि एक्सप्लेन, उसने अपनी इस किताब में किया, एक्सप्लेन्स अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। उसने कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप जो है उसको एक्सप्लेन किया कि एक रीडर का और एक टेक्स्ट का वो जो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है on the lines of subjectivity. What is subjectivity, class? Anyone? Okay. बिल्कुल। सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिव वर्क एक ऐसे वर्क को कहते हैं जिसमें जो पोएट होता है वो हाईली पर्सनल वर्क होता है उसका, यानी कि उसकी अपनी जाती जिंदगी से रिलेटेड होता है, जस्ट लाइक सिल्विया प्लाथ, कि सिर्फ उसकी अपनी अपनी जात से, जैसे एरियल की बात करते हैं तो उसके अपने घोड़े की बात आ जाती है। ठीक है, इसी तरह यू आर की बात करते हैं, डैडी की बात करते हैं, तो वो उसकी अपनी ही लाइफ उसके अंदर होती है। एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी? बीइंग एन ऑब्जर्वर, राइटर ने क्या लिखा है, ठीक है, वो उसका व्यू पॉइंट, बीइंग एन ऑब्जर्वर क्या है, वो कैसे चीजों को ऑब्जर्व करता है, दैट इज। अब यहाँ पे वो एक रिलेशनशिप, अब देखें रीडर और टेक्स्ट के अंदर एक रिलेशनशिप कब बनता है, जब उसको लगता है कि ये जो लाइंस है ना शायद मेरी जिंदगी से भी रिलेटेड है। ठीक है, फिर हम उसके अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, जब मुझे ये लगता है कि भाई ये तो मेरी कहानी जैसी है। ठीक है, अब वो उस कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप की बात करती है, उसने ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप बयान किया बिटवीन अ रीडर और टेक्स्ट ऑन द लाइंस ऑफ सब्जेक्टिविटी। ठीक है, ऑन द लाइंस ऑफ सब्जेक्टिविटी, कि जब रीडर को लगता है अच्छा अच्छा ये तो भाई मेरी भी लाइफ है, ये तो अच्छा अच्छा ये तो यूं भी हुआ, हाँ मेरा भी, तो आपको अपनी कोई जाती कहानी याद आ जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद उसने क्या बताया आइडियोलॉजी के बारे में, a set of ideas, ideology किसे कहते हैं, a set of ideas that determines one's goal, expectations and action। आइडियोलॉजी उन सेट ऑफ आइडियाज को कहते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ आइडियोलॉजी आपको नजर आ रहा होगा इस स्लाइड में। एक्सक्यूज मी मैम, ये कौन सी स्लाइड को, यहाँ पे बात हो रही थी आइडियोलॉजी की। ठीक है, सेट ऑफ आइडियाज दैट डिटरमाइंस वंस गोल, एक्सपेक्टेशंस एंड एक्शन। आइडियोलॉजी उन सेट ऑफ आइडियाज को कहते हैं जिसमें हमारे दैट जो कि डिटरमाइन करती है एक इंसान के गोल्स को, उसकी एक्सपेक्टेशंस को और उसके एक्शंस को। इसको हम आइडियोलॉजी कहते हैं कि हमारे गोल्स, हमारी एक्सपेक्टेशंस और एक्शंस किस तरीके से डिटरमाइन होते हैं, किस सोच के ऊपर बेस करते हैं, उसको बेटा हम आइडियोलॉजी कहते हैं। द वर्ड आइडियोलॉजी कॉइन्ड बाय Destutt de Tracy in 1796 by fusing idea and logy to mean science of ideas। और ये आइडियोलॉजी क्या है, दो वर्ड से
मिलके बना है, दैट इज आइडिया एंड लॉजी, जिसका मतलब है साइंस ऑफ आइडिया। मार्क्स डिफाइंड आइडियोलॉजी एज अ रेंज ऑफ रिप्रेजेंटेशंस रिलेटेड टू द रियल रिलेशनशिप विद पीपल लिव। और मार्क्स जो है वो डिफाइन करता है इस आइडियोलॉजी को कि ये एक ऐसी रेंज ऑफ रिप्रेजेंटेशन है जो कि रिलेट करती है टू द रियल रिलेशनशिप जिसमें लोग रहते हैं। आइडियोलॉजी इज नॉट सिंपल एज सेट ऑफ इल्यूजन, ये कोई इतनी सिंपल नहीं है कि सेट ऑफ इल्यूजन हो। आइडियोलॉजी कैन नॉट बी डिफाइंड एज अ होल ट्रूथ, इट प्रेजेंट्स पार्शियल ट्रूथ। ठीक है, ये कोई एज अ होल ट्रूथ इसको नहीं डिफाइन किया जा सकता, ये प्रेजेंट करती है पार्शियल ट्रूथ को। इट इज अ सेट ऑफ omission gaps rather than lies appear to provide answer to question. Ideology has no creators. According to Althusiers, ideological practices are produced and reproduced in the institutions of our society. और एल्थ्यूजर कहता है कि ये आइडियोलॉजिकल प्रैक्टिसेस जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं और रिप्रोड्यूस होती हैं हमारी इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोसाइटी के थ्रू। आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटसेस, ISA। उसके बाद सब्जेक्ट की बात करते हैं। द सब्जेक्ट इज वर्ड स्पीक्स और सिग्निफाइज। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? वर्ड स्पीक्स, जो कि बोलता है, और सिग्निफाई, या जो सिग्निफाई होता है। ट्रेडिशनल सेंस ऑफ सब्जेक्ट वाज ईगो और सेल्फ। ठीक है, और ट्रेडिशनल सेंस ऑफ सब्जेक्ट क्या है? या तो वो ईगो होती है या उसकी अपनी जात होती है। सब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स द इंडिविजुअल सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियसनेस ऑफ द सेल्फ। ये आपकी सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है या कॉन्शियसनेस ऑफ सेल्फ होती है। फॉर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म द सब्जेक्ट इज रादर सेकेंडरी। अब जब हम स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में सब्जेक्ट जो होता है वो सेकेंडरी होता है, कंस्ट्रक्टेड बाय लैंग्वेज एंड वोलेटाइल। लैंग्वेज अलाउज एन इंडिविजुअल टू रेफर टू हिम एज आई एंड एवरीवन एक्सेप्ट हिम एज यू। ठीक है, लैंग्वेज जो है एक इंडिविजुअल को रेफर करती है उसकी अपनी जात के थ्रू के एज आई, और हर कोई उसको एक्सेप्ट करता है एज यू। आई हैज अ सेट ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, यानी कि उसकी अपनी जात, ठीक है, विच इज एट वेरिएंस विद दैट ऑफ यू, जो कि बहुत वेरिएंस होती है, यानी कि जो रीडर होता है उसको एज यू परसीव करता है। Within ideology, the individual speaker is the origin of meaning of his utterance. और within ideology जो individual speaker होता है वो is the origin of meaning of his utterance. अब ये जो स्पीकर इंडिविजुअल स्पीकर होता है असल में वही ओरिजिन होता है उसकी मीनिंग ऑफ हिज अटरेंस, जो वो बोलता है। यानी कि विद इन आइडियोलॉजी, अगर हम आइडियोलॉजी के लेवल पे आके देखें तो वो जो इंडिविजुअल स्पीकर होता है ना, तो वही जो है एक्चुअली ओरिजिन होता है मीनिंग ऑफ हिज अटरेंस के वो क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू डेरिडा, लैंग्वेज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्पीकिंग सब्जेक्ट। और डेरिडा के मुताबिक लैंग्वेज को है जो है वो फंक्शन ऑफ स्पीकिंग सब्जेक्ट नहीं होता। अच्छा, इट इम्प्लाइज दैट सब्जेक्ट इज इंस्क्राइब्ड इन द लैंग्वेज। और वो क्या इम्प्लाई करती है? सब्जेक्ट जो है वो लैंग्वेज के अंदर इंस्क्राइब्ड होता है, उसका जो सब्जेक्ट होता है ना वो उसके लैंग्वेज के अंदर इंस्क्राइब्ड होता है, यानी कि बेसिकली लैंग्वेज ही उस सब्जेक्ट को शो कर रही होती है, दैट इट इज अ फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो यही फंक्शन है लैंग्वेज का। Jacques Lacan, eminent French psychoanalysis, argues that subjectivity is not acquired but created. वो कहता है कि ये subjectivity acquire नहीं होती लेकिन ये create होती है। He observed at the age of 6 an infant has no sense of identity. ठीक है, अब वो कहता है ये सब्जेक्टिविटी ना कभी भी एक्वायर नहीं होती बल्कि क्रिएट होती है। वो ऑब्जर्व करता है एट द एज ऑफ 6, ठीक है, और एज एन इन्फेंट हैज नो सेल्फ आइडेंटिटी। एक इन्फेंट की अपनी कोई सेल्फ आइडेंटिटी नहीं होती। एक बच्चा जो है एज ऑफ 6 में ऑब्जर्व करता है, इट इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश इटसेल्फ फ्रॉम अदर, और उसको कोई इस काबिल नहीं होता। ये जब उसकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, सेंस ऑफ आइडेंटिटी ही नहीं है, तो ये इस स्टेट पे वो इस काबिल नहीं होता कि वो अपने आप को दूसरों से डिस्टिंग्विश कर सके। बट बिटवीन द एज ऑफ 6 and 18 months चिल्ड्रन बिकेम कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग देयर मिरर इमेज। लेकिन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 18 months, ठीक है, 6 और 18 months में बच्चा जो है वो अपना मिरर इमेज जो है बच्चे वो
उसको कैपेबल हो जाते हैं कि वो उसको रिकॉग्नाइज कर सकें. द सब्जेक्ट इज नॉट स्टैटिक, और ये सब्जेक्ट कभी भी स्टैटिक नहीं होता. आफ्टर द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिकॉग्निशन द चाइल्ड एंटर्स द सिंबॉलिक ऑर्डर. और फर्स्ट स्टेज ऑफ रिकॉग्निशन के बाद चाइल्ड जो है वो एक सिंबॉलिक ऑर्डर में एंटर होता है टू बी पार्ट ऑफ सोशल फॉर्मेशन. अब वो उस सोसाइटी का पार्ट हो जाता है. अ चाइल्ड मस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड रिकोर्स टू लैंग्वेज. The child not only identifies itself as I. अब बच्चा जो है ना सिर्फ अपने आप को आइडेंटिफाई करता है कि वो अब मैं हूँ, I है, but also as he and she, son or daughter, according to the subject position it happens to be. ना सिर्फ वो अपने आप को I, वो खुद I भी है, he she भी है, son या daughter भी है, जो उस according to the subject position it happened to be in. फिर रेजिस्टेंस देखते हैं क्या होती है. आइडियोलॉजी हैज द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडिविजुअल एज सब्जेक्ट बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ आई ऑफ लैंग्वेज. इट इज नॉट इजी टू कम आउट ऑफ इट. टू रेजिस्ट आइडियोलॉजी मीन्स टू रिफ्यूज एक्ट ऑफ स्पीक. Ideology addresses concrete individual as subjects. It may be possible to resist ideology in a theoretical level with a concept of ruling ideology, that is by protesting against it. Resistance आपको पता ही है, किसी चीज को resist करना, ideology के खिलाफ चले जाना, ठीक है. So that is the thing. There is a distinction between the conscious subjects presented in a speech and the subject speaks. और यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन होती है बिटवीन द कॉन्शियस सब्जेक्ट, उस कॉन्शियस सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड इन अ स्पीच जो कि उस स्पीच में रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो सब्जेक्ट जिसमें वो जो सब्जेक्ट बोला जाता है. इन द गैप फॉर्म वी फाइंड अनकॉन्शियस इन द मोमेंट ऑफ एंट्री इनटू द सिंबॉलिक ऑर्डर. और इस गैप में, किस गैप में? बिटवीन द कॉन्शियस सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड इन द स्पीच, एक कॉन्शियस सब्जेक्ट जो कि एक स्पीच के जरिए बताया जाता है, और जो सब्जेक्ट जो कि बोला जाता है. अब इन दोनों के दरमियान जो गैप फॉर्म होता है वी फाइंड अनकॉन्शियस. तो हमें क्या लगता है? अनकॉन्शियस इन द मोमेंट ऑफ एंट्री इनटू सिंबॉलिक ऑर्डर. It is the consciousness which represents human beings in obedience to the discipline imposed by language and culture. ये हमारी कॉन्शियसनेस होती है, हमारा ज़मीर होता है, हमारी सोच होती है, जो कि हमें रिप्रेस करती है हम ह्यूमन बींग्स को इन ओबीडियंस टू द डिसिप्लिन, कि उन डिसिप्लिन को हम जो है ओबे करें, इम्पोज बाय लैंग्वेज एंड कल्चर, जो हमारे ऊपर इम्पोज होते हैं थ्रू लैंग्वेज एंड कल्चर. Unconsciousness is the only source of disruption of the obedience. और unconsciousness जो है वो सिर्फ only source है disruption of obedience का. फिर उसके बाद हम डिजायर की बात करते हैं. Once the child enters the symbolic order, it overcomes its difficulty in pre-linguistic stage to vent its want. The acquisition of language helps him to phrase his desire. Language satisfies the child wish to express its desire. It confines the wishes to those that can be expressed through the conventions of language. अब वो डिजायर की बात करता है. वो कहता है कि जब बच्चा जो है एंटर हो जाता है सिंबॉलिक ऑर्डर में, तो इट ओवरकम्स इट डिफिकल्टी इन प्री लिंग्विस्टिक स्टेज. तो वो जो है ओवरकम कर जाता है उसकी डिफिकल्टी इन प्री लिंग्विस्टिक स्टेज टू वेंट इट्स वांट. किसी ने कभी वो पढ़ा है पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन? उसके अंदर ये सारी चीजें दिखाई हुई हैं जो आज हम कैथरीन वेल्सी में पढ़ रहे हैं. द एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज हेल्प्स हिम टू फ्रेज हिज डिजायर. और वो जो लैंग्वेज एक्वायर करता है, ये लैंग्वेज एक्विजिशन हम लिंग्विस्टिक्स में पढ़ेंगे कि बच्चा कैसे लैंग्वेज एक्वायर करता है, वो कैसे बैबलिंग करता है. ठीक है, ये सारे आपके लिंग्विस्टिक्स लिटरेचर सारा आपस में इंटरलिंक्ड है. हेल्प्स हिम टू फ्रेज हिज डिजायर. लैंग्वेज सेटिस्फाइज द चाइल्ड विश टू एक्सप्रेस इट डिजायर. ये जो पॉइंट्स आप पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, इसको गौर कीजिएगा, इसको बोरिंग मत समझिएगा, आगे लैंग्वेज एक्विजिशन में बड़े काम आने. लैंग्वेज जो है वो सेटिस्फाई करती है चाइल्ड की विश को टू एक्सप्रेस इट्स डिजायर. इट कन्फाइंस द विशेस टू दोज दैट कैन बी एक्सप्रेस थ्रू कन्वेंशंस ऑफ लैंग्वेज. और ये कन्फाइन करती है इन विशेस को टू दोज दैट कैन बी एक्सप्रेस, जो कि एक्सप्रेस होती है थ्रू द कन्वेंशंस ऑफ लैंग्वेज. ट्रेडिशनल वे से जैसे लैंग्वेज बोली जाती है उसके थ्रू एक्सप्रेस, यानी कि हर बात हमारी लैंग्वेज के थ्रू ही एक्सप्रेस होती है.
अगर लैंग्वेज ना होती तो फिर कुछ भी ना होता, ठीक है, फिर हम आपस में बातें कैसे करते। और आप लोगों का जो, जब आप लिंग्विस्टिक स्टार्ट करेंगे ना, पहला आपका चैप्टर ही लैंग्वेज के ऊपर है कि व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ लैंग्वेज और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक यही है लैंग्वेज का कि बेटा ये द मीन है ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज इज द मीन ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम आपस में बात उस वक्त करते हैं किसके थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू। और वो लैंग्वेज क्या होती है, हम एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए उसको एक्वायर करते हैं। उसके अलावा आप बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, तकरीबन 15-20 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लैंग्वेज के, ठीक है, कि लैंग्वेज होती क्या है। फॉर इंस्टेंस व्हेन अ चाइल्ड सेज इट वांट्स अ रोज, द रोज इट हैज इन माइंड मे बी व्हाइट इन कलर, though it may get red. The concept of subject is constantly in process of construction and deconstruction. अब देखें बेटा, यहाँ पे प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डीकंस्ट्रक्शन, ये अब कैथरीन वेल्सी की थ्योरी है, इसने कंस्ट्रक्शन और डीकंस्ट्रक्शन की भी बात की थी। अब वो कहता है यहाँ पे कि एक जब बच्चा ये कहता है कि आई वॉन्ट अ रोज, कि मुझे एक रोज चाहिए, मुझे एक गुलाब का फूल चाहिए, द रोज इट हैज इन माइंड मे बी वाइट इन कलर, हो सकता है उसके दिमाग में जो उस रोज की, वो गुलाब के फूल की बात कर रहा है कि वो वाइट कलर का हो, लेकिन हो सकता है वो उसको, मतलब उसको रेड वाला मिल जाए। अब ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट है कि रोज का, इट कॉन्स्टेंटली इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डीकंस्ट्रक्शन। अब ये प्रोसेस बच्चा किस में पड़ गया, एक कंस्ट्रक्शन एंड डीकंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में बच्चे को दिखाया गया। ड्राइवन बाय द अनकॉन्शियस डिजायर, द सब्जेक्ट इज रेस्टलेस, डिससैटिस्फाइड एंड ईगर टू चेंज। अब जब उसको चाहिए था व्हाइट भूल, लेकिन मिला उसको रेड भूल, तो वो क्या करता है, ड्राइवन बाय द अनकॉन्शियस डिजायर। अब वो उसके अंदर जो अनकॉन्शियस डिजायर होती है, जिसको मैं सब कॉन्शियस भी अक्सर कह रही होती हूँ कि हमारी कुछ डिजायर्स होती है, अब वो उसकी अनकॉन्शियस डिजायर होती है जो उसको खुद पता नहीं होता है कि भाई मैंने कौन सा भूल मांगा था या क्या था। तो सब्जेक्ट इज रेस्टलेस, अब उसका सब्जेक्ट रेस्टलेस है, डिससेटिस्फाइड है, और अब वो चाहता है नहीं भाई मुझे तो रेड की बजाय जो है ना, व्हाइट की बजाय रेड वाला ही चाहिए था। This dissatisfaction leads to the possibility of transformation. अब ये जो वो dissatisfaction होती है उसकी, वो possibility of transformation, कि अब वो change चाहता है वो बच्चा। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम उस सोसाइटी के नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस को जब हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो अब हम एक प्रोसेस में पड़ जाते हैं कंस्ट्रक्शन एंड डीकंस्ट्रक्शन के, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो जाए, लेकिन वैसा हो नहीं रहा, मेरे अनकॉन्शियस में एक चीज है जो कि शायद मुझे भी, तो मैं एक सोसाइटी से डिससेटिस्फाइड। अब जब मैं उस चीज से डिससेटिस्फाइड हूँ, तो बेटा अब यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन एंड डीकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और फाइनली ये डिससेटिस्फेक्शन जो होती है ना, दैट लीड्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे अंदर एक चेंज आता है, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है यहाँ से, कि जब हम एक चीज से सेटिस्फाइड नहीं होते, या जो चीज जो डिजायर मैं कर रही हूँ वो मुझे नहीं मिली। अभी पीछे हमने क्या क्या पढ़ा, आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी के बाद हमने रेजिस्टेंस पढ़ी, रेजिस्टेंस के बाद हमने डिजायर पढ़ी, और अब डिजायर के बाद हम क्या कह रहे हैं, बच्चा उसने कैसे एक्वायर किया, उसने कैसे अपने आप को आई परसीव किया, हमने सब्जेक्ट की बात की। अब हम बात कर रहे हैं कॉन्स्ट्रक्शन एंड डीकंस्ट्रक्शन, और उसके बाद हमने क्या बात की, हमने ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, ठीक है। तो ये अब देखते हैं जनाब, ये सब्जेक्ट और टेक्स्ट का आपस में रिलेशन क्या, ऊपर देख रहे हैं ये बिल्कुल छोटा सा करके लिखा हुआ है, अ रीडर इन अ वे ऑथर आल्सो, ठीक है। और अब क्या है, सब्जेक्ट और टेक्स्ट क्या है, कि रीडर को उसी वे में दिखाया जाता है, या रीडर उस तरह से परसीव करे जैसे ऑथर भी लिख रहा है। By interpreting the science in a text in a personal fashion, every reader creates his own versions of the same literary text. अब जब हम इंटरप्रेट करते हैं, by interpreting the science in a text, साइंस क्यों कहा जा रहा है बेटा, ये जो A B C D E F G जो है, these are the science, ठीक है। अब वो कह रहा है जब हम इनको साइंस इन अ टेक्स्ट, यानी कि अल्फाबेट्स के जो वर्ड्स बने होते हैं, अब देखें हम खाली इंग्लिश के, उर्दू के, जो भी है, अब हम इनको साइंस कहेंगे, साइंस, सिग्निफायर, सिग्निफायर्स, ये साइंस है, ठीक है। अब ये आप लिंग्विस्टिक्स की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं,
ठीक है, तो वो कहता है ये जो साइन रहना इन अ टेक्स्ट इन अ पर्सनल फैशन, यानी कि उस पर्सनल फैशन में जिसमें हर रीडर उसको क्रिएट, जो रीडर उसको पढ़ता है वो रीडर जो है ना वो क्रिएट करता है अपना ही वर्जन ऑफ सेम लिटरेरी टेक्स्ट। अब देखिए ना, मैं आपको कहती हूँ बेटा जरा ये टेक्स्ट लाइंस हैं, कभी मैं आप लोगों से रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करवा रही होती थी, हर स्टूडेंट अपने तरीके से लिखता है, जो उसने उस टेक्स्ट को पढ़ा, परसीव किया, हर स्टूडेंट का परसेप्शन का तरीका दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हमारे अपने वर्जन होते हैं कि सेम ही लिटरेरी टेक्स्ट को हम किस तरह से डिफरेंट वर्जन जो हैं हम उसके एक्वायर करते हैं और फिर हम उसको लिखते हैं। ठीक है, हम कैसे परसीव करते हैं और हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, एवरी रीडर ब्रिंग्स हिज ओन एस्पिरेशन, हर रीडर जो होता है उसकी वो अपनी ही एस्पिरेशंस लेके आता है, एंड ड्रीम्स इन द रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, उसकी अपनी एस्पिरेशंस, अपने ड्रीम्स इन रीडिंग ऑफ टेक्स्ट, वो उसका अपने माइंड की एक और कहानी शुरू हो जाती है। ठीक है, हर इंसान जो है वो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट वर्जन में टेक्स्ट को पढ़ता है। The quality of our literary experience depends not only on the text and on what the author offers, और quality of our literary experience जो है वो इस चीज पे डिपेंड करता है नॉट ओनली द टेक्स्ट के टेक्स्ट के ऊपर भी, और व्हाट द ऑथर ऑफर्स के ऑथर क्या ऑफर कर रहा है। ये नहीं भाई मैंने टेक्स्ट पढ़ा और मैं अपनी मर्जी से यूज की वो करे जा रही हूँ, बल्कि ऑथर क्या ऑफर करता है, फिर हम देखते हैं कि हमने एक क्वालिटी टेक्स्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा। But also depends on the relevance of read experience and uh, present intersects that the reader brings in, बल्कि ये डिपेंड करता है रेलेवेंस ऑफ द एक्सपीरियंस और प्रेजेंट इंटरेस्ट जो कि रीडर जो है वो उसके अंदर लेके आता है। फिर उसके अंदर इंटरपलेशन होती है, अ कॉन्सेप्ट यूज्ड इन मार्कस थ्योरी एक्सप्लेन हाउ इंडिविजुअल आर कंस्ट्रक्टेड as subjects by major social political institutions, propounded by Lois Althusser in his essay on ideology. No text create or determinate meaning but by social formation. कोई भी टेक्स्ट जो है वो डिटर्मिनेट मीनिंग नहीं क्रिएट कर सकता बट बाय सोशल फॉर्मेशन, लेकिन सिर्फ जो सोशल फॉर्मेशन है उसके थ्रू। अब क्लासिकल रियलिज्म देखते हैं कि क्या थी। The dominant literary form of the 19th century, ठीक है, ये classical realism थी। Subjectivity is the major theme of classic realism. Inconsistency of character or the inappropriateness of particular actions to particular characters is seen as the weakness of classic realism. अब ये जो inconsistency of character और inappropriateness of particular actions जो है टू पर्टिकुलर कैरेक्टर्स, वो जो है देखे गए एज अ वीकनेस ऑफ क्लासिक रियलिज्म। कंक्लूजन देख लेते हैं। कैथरीन बेल्सी स्ट्रेचेस towards an explicitly philosophical approach to the literary theory. He works toward a pluralistic theory of interpretation. उसने जो है एक pluralistic theory of interpretation पे काम किया, but her work is not a postmodern work. He yokes together linguist theories, psychoanalysis and Marxist philosophy. उसने जो है लिंग्विस्ट थ्योरीज को, साइको एनालिसिस को और मार्क्सिस्ट फिलोसफी को सबको मिक्सअप कर दिया। एक्सप्लेन द इंटरप्ले बिटवीन अ टेक्स्ट रीडर एंड द सोशल फॉर्मेशन। उसने एक्सप्लेन किया किसको, उस इंटरप्ले को बिटवीन अ टेक्स्ट, एक टेक्स्ट रीडर और सोशल फॉर्मेशन। टेक्स्ट रीडर और जो सोशल फॉर्मेशन है उसके दरमियान जो इंटरप्ले है, उनका जो रिलेशन है उसको उसने शो किया। शी सक्सीड इन यूनाइटिंग various disciplines in analyzing the literary text, और वो सक्सीड हुए इन यूनाइटिंग वेरियस डिसिप्लिन्स कहते हैं डिफरेंट रूल्स को, डिफरेंट थियरीज को, इन एनालाइजिंग द लिटरेरी टेक्स्ट, कि लिटरेरी टेक्स्ट को हम किस तरीके से एनालिसिस करते हैं उसका। ठीक है, अच्छा जी, ये तो